हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया पॉलिनोमियल्स, और उसमें हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री हम किसी भी इक्वेशन में यूज हुए वेरिएबल की मैक्सिमम पावर को बोलते हैं। यानी अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है और उसमें एक वेरिएबल यूज हुआ है सपोज एक्स, तो उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। और वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो जाए उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब अगर किसी लीनियर इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल यूज हुआ है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं। और अगर एक से ज्यादा सपोज 2 यूज हुआ है तो हम उसको उसी चीज को क्या बोल देंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोल देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपका चैप्टर डिस्कस करने वाला है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को, यानी यहां पर 2 वेरिएबल यूज होंगे। अब अगर 2 वेरिएबल यूज हुए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम हमको 2 इक्वेशन चाहिए होंगे। जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स में तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी मैं इक्वेशन लिख दूं, सपोज मैंने लिख दिया x + y = 5, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू डालता जाऊंगा y अपनी वैल्यू बदलता जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो y = हो जाएगा 5 - x। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अगर मैं x को 1 रख देता हूं तो y मेरा कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं x को 2 रख देता हूं तो y मेरा कितना आ जाएगा? 3। यानी जैसे जैसे मैं यहां x को चेंज करता जाऊंगा वैसे वैसे y की भी डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। यानी इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होगी। अब अगर मुझे सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो यह पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि इसकी हेल्प करने के लिए एक दूसरा इक्वेशन ना आ जाए। अब अगर मैं यहीं पर एक और इक्वेशन डाल दूं x - y = 2 या x - y = 3, कोई भी एक इक्वेशन साथ में लिया हूं, अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसको सॉल्व करने में भी क्या होगा कि 3 तरह के केसेस बन सकते हैं। अगर हम लोगों के पास 2 लीनियर इक्वेशंस गिवन है और उसको हमें सॉल्व करना है तो 3 सिनारियो हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई एक यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी कोई एक ही वैल्यू हो जो x और y को सेटिस्फाई करे। ऐसा भी हो सकता है कि कई सारी वैल्यूज हो जो इनके x और y को सेटिस्फाई करे, या हो सकता है कि ऐसी कोई वैल्यू ना हो जो इन दोनों वैल्यूज को यानी x और y को सेटिस्फाई करे। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो उसके 3 तरह के सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी हो सकता है एक केस में कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन हो, या हो सकता है कि इसका कोई सॉल्यूशन ना हो, या हो सकता है इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो। अब हम कैसे फाइंड करें कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं और कितने सॉल्यूशन नहीं है? उससे पहले हम लोग समझते हैं, थोड़ा सा 9th में रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ये हम लोगों ने पढ़ा था। सपोज x + y = 5 है और मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो ऐसे हम लोग ये बनाते थे। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट प्लेन बनाते थे, कार्टेशियन प्लेन बनाते थे, जिसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग x एक्सिस बोलते थे, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग y एक्सिस बोलते थे, जहां पे कट करता है उसको हम लोग 0 बोलते थे। अब अगर x + y = 5 है और इसका मुझे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आप अगर रिकॉल करो तो आपको याद आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी हमको हमेशा क्या मिलती थी? एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी। यानी अगर मैं इस बात को y = 5 - x लिख दूं तो मैं इसके 3-4 सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। कैसे? एक टेबल हम लोग बनाते थे, ठीक है, और यहां पे हम लोग x रख देते थे, यहां पे हम लोग y रख देते थे। अगर आप x यहां पे 0 रखोगे तो y कितना देगा आपको? 5। अगर x यहां पे 1 रखोगे तो 5 - 1 कितना हो जाएगा? 4। y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं 2 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 3। और अगर मैं 3 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 2। अब मुझे ये 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं, कौन कौन से? 0 5 1 4 2 3 3 2। अगर इसको मैं इस पे प्लॉट कर देता हूं, जैसे 0 5 है तो 0 और 5 मान लो यहां कहीं होना चाहिए, 1 4 है। आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे होगे ना, मैं ऐसे जनरल आपको बता रहा हूं, आप तो ग्राफ पेपर पे कर रहे होगे, या फिर आप पार्टिकुलर मेजरमेंट इसकी आप करोगे, स्केलिंग करोगे आप प्रॉपरली। 1 4 है तो मान लो यहां कहीं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 3, ठीक है, 1 4 हो जाएगा, फिर आप इधर बढ़ोगे 2 तो 2 3 हो जाएगा, उसके बाद आप इधर बढ़ोगे 3 3 2 हो जाएगा, और आप जब इसको मिलाओगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। बात समझ में आई?
तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को जब हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते थे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती थी, ठीक। अब अगर दो लीनियर इक्वेशन है तो फिर हमको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर दो इक्वेशंस हैं तो मुझे कितनी स्ट्रेट लाइन मिलेंगी? मिनिमम दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। अब जहां पर भी दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी तो किस तरह से हो सकती हैं? तो अगर आप देखें तो मैथमेटिकली दो लाइंस में क्या रिलेशन हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। ऐसा हो सकता है कि अगर दो लाइन किसी प्लेन में हैं तो वो एक दूसरे को कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों लाइन कहीं पर मीट ना करें, ठीक है, ऐसे पैरेलल हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते थे या बोलते हैं, बोलते थे नहीं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। ऐसा भी एक केस हो सकता है। या फिर एक और केस होता है कि एक लाइन बने मेरी, ठीक है, और जो दूसरे ग्राफ की लाइन है वो इसी के ऊपर बन जाए, यानी दोनों ग्राफ एक सेम लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा हो, ठीक है। बात समझ में आई? तो इस वाले केस को जब लाइन के ऊपर लाइन बन रही हो या दोनों ग्राफ एक ही स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा हो तो इसको हम लोग कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। ये बात समझ में आई? तीन तरह की हम लोगों ने पढ़ लिया, एक इंटरसेक्टिंग लाइन समझा, एक पैरेलल लाइन समझा और एक कोइंसिडेंट लाइन समझा। अब देखो होता क्या है, जब हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो जहां पर मेरी दो लाइन, सपोज एक लाइन, एक इक्वेशन की लाइन ये गई और एक इक्वेशन की लाइन ये आई, जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आ रही है? यानी दो इक्वेशन आपको दिए होंगे, उसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो आपको दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। वो दो स्ट्रेट लाइंस जहां पर कट करेंगी वहां पर आपको उसका एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी अगर ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो यहां पर तुमको क्या मिलने वाला है? एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब उस बात को यहां पर देखो, तीन तरह के सिनारियो हो गए, यानी हो सकता है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हो। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं तो वो किसी एक ही पॉइंट पे तो कट करेंगी। अब अगर वो किसी एक पॉइंट पे कट करेंगी यहां पर, तो मेरे जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कोई एक ही वैल्यू होगी जो सेटिस्फाई करेगी, एक से ज्यादा वैल्यू तो नहीं होगी, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं वो किसी एक पॉइंट पे ही कट करती हैं। अगर एक पॉइंट पे कट करेंगी तो मुझे सॉल्यूशन भी एक मिलने वाला है। अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं तो यार पैरेलल लाइंस तो कहीं पर मीट नहीं करने वाली हैं। जब पैरेलल लाइंस कहीं पर मीट नहीं करने वाली हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? नो सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि जब ये लाइंस कहीं मीट ही नहीं करेंगी तो मुझे आंसर भी कहीं नहीं मिलने वाला है। और उसके बाद आ जाओ कोइंसिडेंट लाइंस। अब जब लाइन के ऊपर लाइन है या एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, ऐसे भी समझ सकते हो, या तो आप इसको कोइंसिडेंट लाइन की तरह समझो या इन दोनों को एक ही लाइन मान लो। अब अगर एक ही लाइन है और एक इक्वेशन की तरह ये इसको तुम ट्रीट करो, इसको डिपेंडेंट इक्वेशन भी बोलते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये तो हर पॉइंट पे टच करती हो जाएगी, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा कि सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। बोलो ये तीनों केस समझ में आ गए कि नहीं समझ में आ गए? ठीक है, ये हम लोगों ने एक जनरल वो लिया कि अगर कोई दो ग्राफ यानी कोई दो लीनियर इक्वेशन दिए हों, उनको हम अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो हमें दो स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। वो दो स्ट्रेट लाइंस तीन केस बना सकती हैं, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या फिर कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी यानी पैरेलल होंगी, या लाइन के ऊपर लाइन होगी यानी कोइंसिडेंट होंगी। तीन बातें होंगी। बात समझ में आई? अब इसको हम लोग कैसे पता करें? यानी ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार हम दो लीनियर इक्वेशन जो गिवन होंगे उसको हम प्रॉपरली इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, उसके बाद लाइंस बनाएं, फिर हमको पता चले कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। या हर बार हम लोग उसको ग्राफिकल मेथड से तो सॉल्व नहीं करेंगे, अलजेब्रिक मेथड्स भी यूज करे जाएंगे। ठीक है, तो कैसे पता किया जाए कि जो दो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन है या कई सारे सॉल्यूशन है? उसके लिए उनके कोएफिशिएंट्स में रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया। क्या किया गया? कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया गया। अब आप पहले तो एक बात समझो कि अगर लीनियर इक्वेशन है, आप फिर से थोड़ा सा 9th को ही रिकॉल करो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे। अगर कोई लीनियर इक्वेशन है और उसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं
तो हम कहते थे उसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b क्या है, y का कोएफिशिएंट है, और c क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। कोएफिशिएंट मतलब आप समझते हो, a बोले तो x का साथी, b मतलब तो y का साथी, और c मतलब कांस्टेंट टर्म हो गया। अब अगर दो इक्वेशन यूज किए हैं आपने, तो आप इसको a1x कर दो, b1y कर दो, c1 कर दो, और दूसरे इक्वेशन के लिए आप क्या कर दो, a2x कर दो, b2y कर दो और c2 कर दो। ये दो इक्वेशंस के जनरल फॉर्म हो गए। यानी अगर दो इक्वेशन है भाई, एक का मैंने क्या बोला कि ax प्लस by प्लस c, अगर दो है तो मैं क्या कह रहा हूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। यहां तो कोई डाउट है नहीं। इनके कोएफिशिएंट्स यानी जो इसका साथी दे रखा है, देखो यहां पर x का साथी कौन है, a1, x का साथी यहां कौन है, a2, y का साथी कौन है, b1, यहां y का साथी कौन है, b2, और ये कांस्टेंट टर्म। इनमें रिलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सीखा कि अगर इनमें रिलेशन एस्टैब्लिश किया जाए तो हमको आइडिया लग जाएगा पहले से कि इनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप समझो यहां पर कैसे पता लगाया गया। ये चेक किया गया और देखा गया कि अगर a1 बाई a2 यानी x के कोएफिशिएंट का जो रेशियो है, अगर वो y के कोएफिशिएंट्स के रेशियो के बराबर नहीं आता है, यानी b1 बाई b2 के बराबर नहीं आता है, तो यहां से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं। अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 यानी इन ये दोनों रेशियोज आपस में बराबर नहीं आए तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आप बताओ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यूनिक सॉल्यूशन कब होता था, जब लाइंस एक पॉइंट पे कट करती थी, यानी कैसी होती थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती थी। तो ग्राफिकली हम ये बोल सकते हैं कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है तो लाइंस कैसी मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक, अब दूसरे केस में आ जाते हैं। अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 ये तीनों अगर आपस में बराबर हो गए, यानी ये तीनों वैल्यूज अगर आपस में बराबर हो जाती हैं, तो क्या हो जाता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। और इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग डिपेंडेंट इक्वेशंस भी बोलते हैं, यानी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती है एक्स और वाई की। ठीक, और लाइंस कैसी हो जाएंगी, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है जब, यानी या तो ये कह लो कि एक ही लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा दोनों इक्वेशन का, या ये कह लो कि दोनों लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो इस बात को यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, यानी जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। और उसके बाद तीसरा केस ये है कि अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर हुआ, लेकिन ये दोनों c1 बाई c2 के बराबर नहीं हुआ, ये मेरा तीसरा केस है। इस केस में क्या हो जाएगा कि कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। और नो सॉल्यूशन के केस में जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे तो हमें यह पता चला कि लाइंस कैसी होती थी, वो पैरेलल लाइंस होती थी। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं। ये तीनों बातें क्लियर हो गई। अब दो बातें और समझ लो। वो इक्वेशंस जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उनको हम लोग कंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलते हैं। तो देखो इन दोनों केसेस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इसमें यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसमें कई सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है ना। तो ये दोनों केसेस के जो इक्वेशन है वो क्या बोले जाएंगे, कंसिस्टेंट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। और जिस केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तुम्हारा थर्ड वाला केस, इसके सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनके सॉल्यूशन को नहीं, इनके इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनके सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस बोलेंगे। अभी यहां तक कोई डाउट हो तो आप बताओ। यहां तक बात समझ में आ गई। अगर इसको थोड़ा सा आप फिर से रिवाइज कर रहे हैं, 6.1 पे चलने से पहले हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अगर 2 वेरिएबल यूज हुआ है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे।
अगर दो वेरिएबल यूज हुए हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए होंगे। अगर दो इक्वेशन है और उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कम से कम दो लाइंस चाहिए होंगी। अगर दो लाइंस है तो उसमें तीन तरह का रिलेशन हो सकता है, यानी या तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही होंगी, या तो पैरेलल होंगी, या फिर कोइंसिडेंट होंगी। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो सोल्यूशन कैसा होगा? यूनिक होगा। अगर लाइंस पैरेलल है तो सोल्यूशन कैसा होगा? नो सोल्यूशन होगा। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। ये बातें समझ में आ गई। अब ये पता कैसे चलेगा? तो हम जो क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशंस जो हमको गिवन होंगे दोनों, उनके कोएफिशिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, यानी एक्स और वाई के साथियों का कंपैरिजन करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे। तो ये तीन केस हमने बनाए कि अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होता है तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, और यूनिक का और इंटरसेक्टिंग का कनेक्शन आपको पता ही चल गया है। अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर आ जाते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे और कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। और तीसरे केस में अगर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर हुआ लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं हुआ तो इस केस में नो सॉल्यूशन हो जाएगा और लाइंस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो उसको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब अगर दो एक यहां तक हमको यह आइडिया लग गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। अब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसको सॉल्व करने के लिए तीन मेथड है, ठीक है तो वैसे चार अभी, लेकिन एक तो शायद कट कर दिया गया है। चार मेथड कौन सा? एक तो तुम्हारा ग्राफिकल हो गया, यानी जो हम लोग ग्राफ की हेल्प से करेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इसको ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड भी बोल सकते हैं। एक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक आपका एलिमिनेशन मेथड होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक आपका मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे फिलहाल क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है, ठीक। ये चार तरह से, ग्राफिकल या फिर ज्योमेट्रिकल, दोनों आप कह सकते हो, ठीक है। एक ये सॉल्यूशन हो गया। तीन अलजेब्रिक सॉल्यूशन हो गए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 6.1, और नेक्स्ट में हम लोग फिर सब्स्टिट्यूशन, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन को करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। चलो भाई, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी पहले आप लीनियर इक्वेशन का पेयर फॉर्म करो और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करो। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, and if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। आपसे ये कह रहा है कि एक क्लास 10th में 10 बच्चे हैं, यानी टोटल बच्चे कितने हैं? 10 हैं, और उसमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। तो पहले आप गर्ल्स और बॉयज को देखो, आपको दो वेरिएबल यूज करने हैं, एक्स और वाई। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि आप कहोगे कि भाई लेट कर लो। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ बॉयज, और आप नंबर ऑफ बॉयज को मान लो कुछ, let the number of boys and girls be x and y respectively, ठीक है। बात समझ में आ गई? यानी मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वो x और y, यानी बॉयज कितने, ये रेस्पेक्टिवली का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कि इधर बॉयज पहले लिखा है तो ये पहले वाला x बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए y है, यही इसका मतलब होता है। तो बॉयज कितने हो गए x और गर्ल्स कितनी हो गई y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल 10 लोग हैं, यानी अगर मैं x और y को मिला रहा हूं तो 10 लोग हैं, यही बात तो कह रहा है। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा वो क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी अगर मैं कहूं नंबर ऑफ गर्ल्स y है और ये बॉयज से 4 ज्यादा है, जो गर्ल्स हैं ये बॉयज से 4 ज्यादा है, तो जो बॉयज x थे उसमें अगर मैं 4 और ऐड कर दूं तो नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे? ग्राफिकली। अब आप ये बताओ, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोग पहला काम क्या करते थे? इस तरह की एक टेबल बनाते थे, अगर आपको याद हो तो। एक मैंने इसके लिए बना ली और एक टेबल मैंने इसके लिए बना ली, ठीक। आप कम से कम 4 पेयर, 3 में भी काम चल जाएगा, 4 फाइंड कर लो, बहुत अच्छी बात, ठीक है। 3 अगर बनाते हो तो भी आपका काम चल जाएगा। यहां पर x और यहां पर y, यहां पर x और यहां पर y। बात समझ में आ रही है कि नहीं?
अब आप देखो क्या कर सकते हो, आप यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स और वाई की आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर देखो x प्लस 4, यहां पर आप बताओ अगर मैं x को 0 रख दूं तो क्या मुझे y 4 नहीं मिल जाएगा? बात समझ में आई? अगर मैं x को 1 रख दूं तो क्या मुझे 5 नहीं मिलेगा? अगर मैं 2 रख दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा, और ज्यादा है तो मैं 3 रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ये 4 सॉल्यूशन मुझे मिल जाएंगे यहां से। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर अब देखो x की वैल्यू, अभी देखो अगर मैं 1 रखूंगा तो 9 मिलेगा, तो मैं बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, थोड़ा सा और आगे आओ, 2 करूंगा तो 8 मिलेगा क्योंकि 2 8 10 होता है, 3 करूंगा तो 7 आएगा, तो मैं 3 से शुरू करता हूं, x को 3 मान लेता हूं तो y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर मैं x को 4 मान लूं तो 4 और 6 10 होता है तो y 6 हो जाएगा। अगर मैं x को 5 मान लूं तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर मैं x को 6 मान लूं तो ये 4 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैंने 4 सॉल्यूशन इसके बनाए, 4 सॉल्यूशन इसके बनाए। अब उसके बाद इसको ग्राफिकली क्या कर देना है, मुझे रिप्रेजेंट कर देना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, अब ग्राफ पे देखो, मैं ऐसे जनरल आपको वो दे दे रहा हूं, ठीक है, बाकी बनाओगे तो आप ही, क्योंकि मेरे पास अभी ग्राफ तो है नहीं। देखो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा y डैश। आप ग्राफ पे क्या करोगे, एक एक बॉक्स पे आप इधर आप 1 चलोगे, फिर 2 चलोगे, फिर आप 3 चलोगे, फिर आप 4 चलोगे। इसी तरह से इधर से आप -1 -2 -3 इस तरह से हो जाएगा। आप ऊपर जाओगे तो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4 ऐसे जाओगे। ऐसे ही नीचे -1 -2 -3 इस तरह से आप ग्राफ पे आपको मिलेगा। बोलो बात समझ में आ रही? इस तरह से आप ग्राफ बना लोगे। अब जब आप वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे होगे तो 0 4 यहां कहीं आएगा कि नहीं आएगा? 0 4 यहां कहीं आएगा। 1 5 अगर आप करोगे तो 1 और इससे थोड़ा ऊपर यहां कहीं 5 आ रहा होगा। 2 6 यानी 2 यहां जाओगे, 6 ऊपर कहीं यहां आ रहा होगा भाई 5 से ऊपर। और 3 7 3 यहां करोगे, यहां से ऐसे ऊपर कहीं आ रहा होगा, तो ये हो जाएगा 3 7। और इसको आप इस तरह से अगर आप मीट कराओगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपको एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल जाएगी। अब इसको प्लॉट कर दो आप दूसरे इक्वेशन को, देखो यहां पर लिख दो इसके ऊपर, ये कौन सा ग्राफ मैंने बनाया है, ये y = x + 4 का ग्राफ है। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो चलेगा, मेनली सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब यहां पर देखो 3 7, 3 ये है और 7 ये है, यानी यही सेम पॉइंट बोलो, पहला पॉइंट तो सेम हो गया मेरे लिए। फिर 4 6 है, 4 करूंगा तो यहां कहीं 6 है, तो ये आ जाएगा 4 6। और उसके बाद 5 5 यानी आगे कहीं 5 होगा तो इसके आगे कहीं 5 यहां आएगा, उसके आगे आएगा, खैर मैं आगे नहीं जा रहा। जब तुम ऐसे मिलाओगे इसको तो देखो ये इस तरीके से ऐसे कट करती हुई जाएगी, और ये दोनों यहां पर 3,7 पर कट करेंगे। दोनों कहां पे कट करेंगे? 3,7 पे कट करेंगे, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो 3,7 है यही वैल्यू मेरा आंसर हो जाएगी। और 3,7 अगर मेरा सॉल्यूशन है तो ये पहले वाली वैल्यू x की होती है और बाद वाली वैल्यू y की होती है। यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 3, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई, 7। बोलो ये फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है ये? अब आते हैं देखो इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो आप पहले क्या करो, कॉस्ट मान लो, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल एंड अ पेन बी ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली। आपने सबसे पहले क्या किया कि आपने ये मान लिया कि एक पेंसिल की कॉस्ट ₹X है और एक पेन की कॉस्ट ₹Y है। अब आप इक्वेशन फ्रेम कर दो, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, यानी 5 पेंसिल, अगर एक पेंसिल X रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 5x, और 7 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 7y, और दोनों मिला के कितना है, 50 रुपए। तो ये मेरा पहला इक्वेशन बना कि नहीं बना? और उसके बाद देखो 7 पेंसिल इस बार कह रहा है यानी 7x, और 5 पेन कह रहा है, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जा रहा है, 46 रुपीज हो जा रहा है। तो ये दूसरी बात हो गई, यानी ये 2 इक्वेशन बन गए। इनको ग्राफिकली मुझे रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूशन मुझे बताना है। आप एक बात आप समझो बहुत अच्छे से, जब ऐसा कभी हो जाए कि ये वैल्यू देखो तुम्हें मिलती हुई दिखाई दे, ये दोनों, जब भी ऐसा कभी हो कि ये x का साथी और नीचे दूसरे इक्वेशन में y का साथी मैच कर जाए, पहले में y का साथी और दूसरे में x का साथी मैच कर जाए, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक सिंपलर इक्वेशन में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक,
यानी अगर मैं देखो यहां पर x और y की वैल्यू निकल यहां पर भी जाएगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आएंगी, ग्राफ में प्लॉट करने पे प्रॉब्लम आएगी। पहला काम आप ये करो, इन दोनों को आसान बनाओ। आसान देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करो, एडिंग 1 एंड 2 कर दो। एडिंग 1 एंड, यानी इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो। अब देखो 5x और 7x कितना हो जाएगा, 12x। 7 और 5y कितना हो जाएगा, 12y। और 5 50 और 46 कितना हो जाएगा, 96। अब यहां देखो 12 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये 12 उधर जाकर 96 को डिवाइड कर देगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं। या आप ये कह लो कि आपने पूरे इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां मैं लिख दे रहा हूं डिवाइड बाई 12। ठीक, अब आ जाओ, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। एक बार आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, आप पहले से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब देखो 5x में से आप 7x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर 7 में से आप 5y को निकालोगे तो +2y मिलेगा, और 50 में से आप 46 को निकालोगे तो 4 मिलेगा। और ये पूरा का पूरा किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। तो आप ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा +y, और ये हो जाएगा 2। इसको थोड़ा और अरेंज करना चाहो तो y - x = 2 भी लिख सकते हो। भाई बात तो वही है, -x + y को मैंने y - x = 2 लिख दिया। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं। क्या आप वैल्यू निकालना ज्यादा आसान नहीं हो गया है यहां से। ठीक है, अब आप यहां पर देखो, एक टेबल आप इसके लिए बनाओ, 4 वैल्यूज यहां पर x और y, 1 2 3 4, और एक टेबल आप इसके लिए बनाओ, x और ये y, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज हो जाएंगी। अब यहां पर देखो, आप एक एक करके वैल्यू आप रखते जाओ और आपको आंसर मिलता जाएगा। अगर मैं x 1 रख दूं तो -1 उधर जाके +1 यानी 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर मैं x को 2 रख दूं तो 2 उधर जाके जुड़ के कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं 3 रख दूं तो 3 उधर जाके कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोलो, और अगर 4 रख दूं तो 4 उधर जाकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये मेरे 4 सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के लिए या नहीं। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर अगर x को मैं 1 रखूं तो ये से y कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अगर मैं 2 रखूंगा तो 2 और 6 8, y 6 आ जाएगा। अगर मैं 3 रखूंगा तो 5 आ जाएगा, 4 रखूंगा तो 4 आ जाएगा। ये मेरे 4 सॉल्यूशन इधर हो गए, ये मेरे 4 सॉल्यूशन इधर हो गए। अब इसको आपको ले जाकर ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। देखो आंसर आपको दिख गया होगा, यहां पर आप देख रहे हो 3 5, यहां पर भी आप देख रहे हो 3 5, वैल्यू मैच कर गई, यही मेरा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसी पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ जाकर टकरा जाएंगे। तो मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं बना रहा हूं, आप इसी तरह से क्या करोगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे। आप देखोगे कि 3,5 3,5 मैच कर रहा है, यानी ये दोनों जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो 3,5 पे कट करेंगी, और वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो जो कॉस्ट होगी पेंसिल की वो कितनी रुपीज आ जाएगी, 3 रुपए आ जाएगी। और पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, और y की कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ पेंसिल कितनी निकल के आएगी, ₹3, और कॉस्ट ऑफ पेन कितनी निकल के आएगी, ₹5। बोलो क्लियर है या नहीं, कोई डाउट है यहां पर। दोनों पार्ट्स हम लोगों ने कर लिए, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2, इनको कंपेयर करके आपको बताना है कि जो फॉलोइंग पेयर्स दिए हैं ये इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, ये पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना कि भाई अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं आता है तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी। अगर ये तीनों वैल्यूज बराबर आ जाती हैं, यानी A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर होता है लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होता है, तो इस केस में लाइंस कैसी हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, तो इस केसेस में लाइंस कैसी हो जाएंगी, बोलो, पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलो अब देखते हैं। तो इसका जो पहला पार्ट है, देखो दूसरे का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये क्या कह रहा है, 5x है -4y + 8 = 0, और 7x + 6y - 9 = 0। यहां पर आप निकाल लो A1/A2, जब आप फाइंड करोगे तो यहां दिख रहा है ये 5 है और A2 कितना है, 7 है।
और b1 बाई बी टू आप यहां से देख रहे हो, b1 यानी y का साथी, ये -4 है और इधर y का साथी 6 है, इसको 2 से कट करोगे -2/3 आएगा। आपको दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है, 5/7 कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, तो a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं आया, इसका मतलब लाइंस कैसी हो जाएंगी, बोलो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। लाइंस कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। बात समझ में आ गया। दूसरा पार्ट इसका देख लो भाई, दूसरा क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और उसके बाद है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। देखो यहीं से देख लो, 9 2 18, 3 2 6, 12 2 24, रेशियो बराबर आ रहा है, तीनों बराबर आ रहा है, तो अब निकाल लो a1 बाई a2, भाई दिखाना तो पड़ेगा ही ना करके, 9 बाई 18 यानी 1/2, b1 बाई b2 3/6 यानी 1/2, और तुम्हारा c1 बाई c2 यानी 12/24 यानी 1/2, बिकॉज a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। ये हो गया हमारा दूसरा। बात समझ में आ रही है। तीसरे पार्ट को आप देख लो, तीसरा मैं इधर कर देता हूं। ये दिया हुआ है तुम्हारा 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और ये 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप यहां पर देखो a1 बाई a2 निकालो, तो ये हो जाएगा 6/2 यानी कितना हो गया 3। आप b1 बाई b2 निकालो तो -3 बाई y का साथी जहां पे कुछ ना हो वहां 1 होता है, कितना आ गया 3। और उसके बाद आप क्या निकालोगे, c1 बाई c2, c1 बाई c2 10/9, खत्म। अब ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, यानी a1 बाई a2 ये बराबर है b1 बाई b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। और इस केस में कैसा होता है, नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन का मतलब लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। बोलो ये बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। यानी जो टेबल मैंने इंट्रोडक्शन में बनाई थी, अगर वो आपको याद है तो ये बहुत आसानी से आप निपटा दोगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। बोलो समझ में आ गया कि नहीं इसका ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आप देखो थर्ड में आपसे क्या पूछ रहा है, थर्ड में आपसे ये पूछ रहा है कि इक्वेशन जो तुम्हारे हैं वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे चाहे जैसे भी हो, इनफाइनाइटली मेनी हो या यूनिक सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगे, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इक्वेशन कंसिस्टेंट नहीं होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। अब आप देखते जाओ, पहले वाले में देखो, पहले वाले में आप देखो a1 बाई a2 कितना है, देखो 3/2 है, ठीक है। b1 बाई b2 आप देखो कितना है, b1 बाई b2 देखो यहां पर b1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और इसकी वैल्यू कितनी है -3 यानी -2/3 आ गया। यहीं से देखकर आइडिया लग गया कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अगर ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है इसका मतलब इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। बोलो ये बात समझ में आ गई पहला। दूसरे पार्ट में देखो आप, दूसरे पार्ट में a1 बाई a2 निकालो। देखो पहले वाले x का साथी कितना है 2 और दूसरे वाले का कितना है 4, तो ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/2 हो जाएगा। इसके बाद आप b1 बाई b2 निकालो। b1 यानी पहले वाले y का साथी कितना है -3 और दूसरे वाले y का साथी कितना है -6। आप इसको सॉल्व करो, देखो 1/2 आया कि नहीं। इसके बाद आपको क्या निकालना है, c1 बाई c2 आप निकाल लो। c1 बाई c2 देखो 8 है, 8 को आप, ये राइट में इन्होंने 8 दिया है, उसको आप लेफ्ट में लेके जाओ तब कंपेयर करो, -8 और +9 इसको भी लेफ्ट में लेके जाओ, यानी ये कुल मिला के माइनस माइनस कट गया, 8/9 है। ये दोनों वैल्यूज बराबर है, a1 बाई a2 b1 बाई b2 ये बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 बराबर नहीं है। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करता है, कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई। ये हो गया है तुम्हारा दूसरा पार्ट। अब आ जाओ पार्ट नंबर 3 पर। 3 में देखो क्या कह रहा है, x देखो अब यहां पर a1 बाई a2 समझो, a1 की वैल्यू यानी x का साथी 3/2 है तो तुम 3/2 लिख दो, और a2 की वैल्यू 9 है तो 9 को यहीं लेकर चले आओ इसके साथ, ये हो गया, ठीक है। नीचे ही वैल्यू रख दो। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये 3 3 कट जाएगा, यानी 1/6 आ जाएगा। अब आप b1 बाई b2 निकालो। जब आप b1 बाई b2 करोगे तो आप देखोगे इसका साथी कितना है 5/3, ये b1 की वैल्यू हो गई, और b2 नीचे रखा है तो b2 की वैल्यू नीचे ही रख दो, कितनी है -10 है। b2 की वैल्यू कितनी है -10 है। अब यहां पर आप देखोगे तो -1/6 आ जाएगा, बस यहीं से गेम ओवर हो गया। ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव है, बराबर तो हो नहीं सकती।
और अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब इक्वेशन कैसे है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये तुम्हारा कौन सा हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। अब आ जाओ यहां चौथे पर। चौथे में क्या कह रहा है, 5x, एक पहले वाले x का साथी यानी a1/a2 मुझे निकालना है, तो यहां पर 5 है और ये -10 है। और b1/b2 पर आ जाओ, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1 मिनट, तो ये -1/2 हो जाएगा। उसके बाद आप b1/b2 निकाल लो। अब b1 देखो, पहले वाले y का साथी कितना है यहाँ पर -3 और दूसरे वाले y का साथी 6 है, तो ये भी कितना आ गया -1/2। अब आप यहाँ पे c1/c2 निकाल लो। अगर आप c1/c2 निकालो तो देखो 11 है, 11 को इधर लेकर आओगे -11 हो जाएगा, और 22 है, 22 को इधर लाओगे, -22 को इधर लाओगे 22 हो जाएगा, यानी ये भी -1/2 ही आएगा। आया -1/2, तीनों बराबर आ गए कि नहीं। तो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों बराबर हो गए। तीनों बराबर हो गए तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गया, इसका मतलब इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। समझ में आती जा रही है बात। एक पार्ट और इसका बचा, लास्ट वाला, वो भी देख लो यहां पर। तो अब देखो फिफ्थ वाले पार्ट को देखो, a1/a2, a1 की वैल्यू इन्होंने कितनी दी है 4/3, आप इस तरह से लिख दो। a2 दे रखा है 2, तो यहां नीचे लगा दो, 2 2 जा 4, इसको ऐसे कट करो, ये 2/3 आ गया। उसके बाद आप b1/b2 निकालो, y का साथी यहां पर कितना है 2 और दूसरे इक्वेशन में है 3, ये हो गया। और उसके बाद आप c1/c2 निकाल लो। c1/c2 देखो 8 को इधर लाओगे तो -8, 12 को आप रहे होगे तो -12, इस 4 से कटेगा तो ये आ गया 2/3। इस केस में भी तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो a1/a2, b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब तीनों बराबर हो गए तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो गए, तो इक्वेशन कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। बोलो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई डाउट तो नहीं है। ओके, ये लास्ट वाले दोनों में देखो मैं गलत लिख दिया हूं, इनकंसिस्टेंट नहीं है भाई, सही कर लो इसको। कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है ना, तो दोनों में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रही रहा है ना। तो जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इनकंसिस्टेंट नहीं कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा। वो गलती से वहां पे इनकंसिस्टेंट दोनों जगह बोल दिया हूं मैं, ठीक है। यानी जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे, जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब इनकंसिस्टेंट होंगे। और इसमें एक ही केस है ये वाला, दूसरे पार्ट में जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इस वाले केस में, ठीक है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, बाकी सारे कंसिस्टेंट होंगे। यानी a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट, और अगर तीनों बराबर है तो भी कंसिस्टेंट। लेकिन अगर दो बराबर है और तीसरा वाला रेशियो बराबर नहीं है तो फिर इनकंसिस्टेंट होगा। ये करेक्शन कर लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब 4 में क्या कह रहा है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो भाई इसके सॉल्यूशन बताओ, ठीक है भाई। 4 का हम लोग पहला वाला देखते हैं। x + y इज इक्वल टू कितना है 5 है, और 2x + 2y कितना है 10 है। यहां पर आप रेशियो घटाखट निकाल लो। a1/a2 आप देख रहे हो कितना आ रहा है 1/2, x का साथी यहां 1, x का साथी यहां 2। b1/b2 देखो यहां x y का साथी 1, यहां y का साथी 2। और c1/c2 अगर देखो तो यहां पर ये जाएगा इधर तो -5, ये जाएगा इधर तो -10, तो ये भी आ गया 1/2। तीनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर तीनों बराबर हो रहे हैं इसका मतलब ये इक्वेशन कैसा है, a1/a2 ये बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। जब तीनों बराबर हो जाते हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाते हैं तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसे हो गए, कंसिस्टेंट हो गए। कंसिस्टेंट हो गए तो तुम्हें इसका क्या करना है भाई, ग्राफ फाइंड करना है। अब इसके ग्राफ में आप देखो यार, ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। आप सॉल्व करके देख लोगे, ठीक है। तो आप दो बना लो, एक x + y इज इक्वल टू 5 के लिए बना लो, और एक यहां पर आप 2x + 2y इज इक्वल टू 10 के लिए बना लो। हालांकि जब इसको आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये x + y इज इक्वल टू 5 ही तो आएगा। बोलो सिंप्लीफाइड वर्जन में यही तो आएगा। तो एक ही टेबल दोनों के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी। आप अगर x का बनाओगे तो 1 हो जाएगा, y x 1 रखोगे तो y कितना 4 हो जाएगा।
x2 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 रखोगे 2 हो जाएगा, 4 रखोगे 1 हो जाएगा। ये कितने सॉल्यूशन हो गए, 4 सॉल्यूशन हो गए। और यही एक लाइन दोनों के लिए काम कर देगी। तो आप ग्राफ बना के एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे और आप बस खत्म, काम कुछ नहीं करना है, क्योंकि दूसरी लाइन मिलेगी नहीं। सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक, वो तो देखकर ही लग रहा है। क्लियर है। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। दूसरा पार्ट तुम्हारा क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट तुम्हारा कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है, ठीक है, और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है। सेम पैटर्न का नहीं है, नहीं, इसमें जो है 8 नहीं आएगा। ठीक है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16 है। तो a1 बाई a2 देखो यहां पर, a1 बाई a2 कितना हो जाएगा, x का साथी 1 है, यहां x का साथी 3 है। b1 बाई b2 देखो, यहां पर इस y1 का साथी -1 है, -3 है, यानी कट जाएगा तो 1/3 ही तो आएगा। और c1 बाई c2 यहां पर देख लो, जब आप c1 बाई c2 करोगे तो ये -8 है, -16 है, यानी ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहां हमने क्या देखा कि मेरा जो a1 बाई a2 है ये b1 बाई b2 के तो बराबर है, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कैसे इक्वेशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉरी पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। पैरेलल लाइंस हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब इनकंसिस्टेंट हो जाएगा तो इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो वरना मत करो। ठीक है, अब ये आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या दे रखा है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और उसके नीचे क्या बोला है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। a1 बाई a2 यहां पर देखो कितना दे रखा है 2/4, a1 बाई a2 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। b1 बाई b2 आप फाइंड करो तो y का साथी 1 और इसका 2, -2 है इसका साथी तो -1/2। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इक्वेशन कैसे हैं, कंसिस्टेंट हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व करने के लिए देखो तुमको करना क्या है, यहां से बनाओ आप, 2x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2x। आप एक टेबल बनाओ और यहां पर आप 4 वैल्यूज निकाल लो, 3 निकाल लो तो भी काम चल जाएगा। यहां पर आप x रखो, यहां पर आप y रखो। अब बताओ अगर मैं x को 0 रख दूं तो y 6 माइनस 0 6 आएगा कि नहीं आएगा। x को अगर मैं 1 रख दूं तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x को अगर मैं 3 रख दूं तो 3 2 6, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। 3 वैल्यूज मैंने निकाल ली। दूसरा वाला इक्वेशन देखो, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। पहले तो 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, -4 को उधर ले जाओ 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो पूरे को तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -y और ये बराबर हो जाएगा 2। y को आप उधर ले जाओ, 2 को इधर ले आओ तो y बराबर देखो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 2। बोलो यही बनेगा कि नहीं। अब इसके लिए भी आप यहां पर क्या करो, 4 3 जो भी वैल्यू निकाल पाओ, x को 0 रख दो तो y कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। x को 1 रख दो तो y कितना आ जाएगा भाई 2 1 2 -2 0 आ जाएगा। 2 रख दोगे 2 2 4 -2 2 आ जाएगा। 3 वैल्यूज आ गई, ज्यादा है एक और अगर निकाल देते हो तो 3 2 6 -2 4 हो जाएगा। यहां पर भी अगर आप एक और निकालना चाहते हो तो यहां पर आप क्या रख दो 4 2 8 हो जाएगा, 6 -8 -2 हो जाएगा। 4 वैल्यूज इसकी हमने निकाल ली, 4 इसको निकाल ली दूसरे वाले इक्वेशन की। आपको करना क्या है, ग्राफ पे प्लॉट कर देना है, जहां पर कट करे वहीं पर आपका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक, अब अगर आप इसको, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा 2, यानी x की वैल्यू भी 2 आएगी और y की भी 2 आएगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2, 2 होगा। ये आप सॉल्व करोगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। अब इसमें एक और पार्ट बचता है, एक नहीं कितने पार्ट थे भाई इसमें, 3 पार्ट थे शायद, 3 नहीं 4 पार्ट है। चौथा वाला भी देखते हैं यहां पर। चौथे वाले में क्या कह रहा है, 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये तुम्हारा चौथा वाला पार्ट है। अब a1 बाई a2 निकालो आप, a1 बाई a2 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। b1 बाई b2 -2 बाई -4, -2 बाई -4 बोले तो 1/2।
और C1/C2 जब आप निकालोगे तो -2/-5 हो जाएगा, यानी ये 2/5 हो गया। और हम यहां पर देख रहे हैं कि जो मेरा A1/A2 है ये B1/B2 के तो बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। और इस केस में क्या हो जाता है, पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तो सॉल्यूशन कैसे हो जाते हैं, इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं। इनकंसिस्टेंट हो गए तो हमको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ, क्या कह रहा है, 4 नहीं 5। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 30 सेंटीमीटर। 30 नहीं 36 हो गया। पहला काम आप क्या करोगे भाई, लेंथ और ब्रेथ मानोगे। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है ना इसने, रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ द गार्डन बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ये तो आपका पहला काम हो गया कि आपने मान लिया कि भाई लेंथ एक्स है और ये वाई है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अच्छा नहीं, पहले लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेथ। लेंथ क्या है, एक्स है, ये ब्रेथ से 4 ज्यादा है, यानी y + 4। ये पहला इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो x = y + 4 हो गया। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहूं या ना भी करो, इसको यहीं छोड़ दो क्योंकि तुम्हें वैल्यू लेकर आनी है, आंसर हम लोग देखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। हाफ, अब देखो पेरीमीटर क्या होगा, 2x + y। बोलो यही तो होता है कि नहीं होता है। पेरीमीटर 2 मैंने क्यों लिख दिया, x + y, 2l + b पेरीमीटर होता है। इसका कह रहे हैं अगर हाफ करो तो हाफ का मतलब 2 से डिवाइड करो तो इक्वल टू कितना आना चाहिए, 36 आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है ये 2 2 आप काट दो तो तुम्हारा इक्वेशन जो बना दूसरा वो बना x + y = कितना, 36 बन गया। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है भाई, तो यहां पर क्या करो, देखो y = क्या, मैं x - 4 नहीं लिख सकता हूं भाई, 4 को मैं इधर लेकर चला आया और यहां पर एक आप टेबल बना लो। फिर वही काम, कितनी वैल्यूज निकालनी है, 4 वैल्यूज आप निकाल लो। अब x को आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। x को अगर मैं 0 रख दूं या थोड़ी बड़ी वैल्यू लो, आप 4 से स्टार्ट करो। x को 4 रख दो, y 0 आ जाएगा। x को 5 रख दो, y 1 आ जाएगा। x को 6 रख दो, 2 आ जाएगा। ऊपर जाना चाहो तो भाई 7 रख दो और 3 आ जाएगा। 4 वैल्यूज यहां से निकाल लो, यहां पर आ जाओ आप। अब देखो x + y = कितना है, 36 दे रखा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वैल्यू थोड़ी सी आप बड़ी बड़ी ले सकते हो, ठीक है, उसके हिसाब से इसको भी अरेंज आप कर सकते हो। थोड़ी बड़ी वैल्यू अगर आप लोगे तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर तुम x को एक बार x को तुम 0 रख दो, x को तुम 0 रख दोगे तो y 36 आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि 0 + 36 36 हो जाएगा। एक बार तुम एक काम करो, y को 0 रख दो तो x कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 2 वैल्यू तो बहुत आसानी से ऐसे मिल जाएंगी। और उसके बाद एक काम करो कि आप x को 18 रख दो तो y भी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 18 36 होता है, ठीक। या अगर आप 4 के टेबल में चलना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, 12 रख दो तो आप 12 रख दो, y 24 हो जाएगा। और इसको 24 रख दो तो ये 12 हो जाएगा। ऐसा क्यों किया है, ये 4 के टेबल में मैं इसलिए चलाऊं ताकि आप जो ग्राफ पे जब आप रिप्रेजेंटेशन करोगे तो एक बॉक्स को आप 4 मानोगे, तो 4 8 12 16, ठीक है, ऐसे आप चलोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके हिसाब से मैं इसको भी अरेंज कर सकता हूं, देखो वैल्यू मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैं यहां पर भी ले लूं ताकि मेरे ग्राफ में दिक्कत ना आए बनाने में। देखो ये 4 रखा है मैंने, अब तुम x को रख दो 8 नहीं रखना है तो 12 रख दो, तो 12 रख दो, 12 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मैंने कर ली। और अगर x को मैं रख देता हूं और थोड़ी बड़ी वैल्यू 4 के ही मल्टीपल में, अगर मैं इसको 16 रख दूं तो ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगर मैं इसको 20 रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यू मैंने बना ली, देखिए मुझे सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। अब तुम एक काम करो, ऐसे ग्राफ बनाओगे, जब ग्राफ बनाओगे तो ये देखो 4 के टेबल में चल रहा है, तो तुम क्या करना, 4 के टेबल में चलना। एक बॉक्स ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 12, ये हो गया 16, इस तरीके से ऐसे आप चल सकते हो। या ऐसे नहीं चलना चाहते हो तो आप एक बॉक्स को 8 भी मान सकते हो। तो आप एक बॉक्स को 8 मानोगे तो उसकी जो मिड लाइन होगी बॉक्स के बीचों बीच में वो अपने आप 4 हो जाएगी। इसी तरह से आप इधर चलोगे,
ये आ जाएगा 4 और उसके बाद 8, उसके बाद 12। तो इस तरीके से आप ग्राफ को बनाओगे और उसके बाद आप अपने आप ग्राफ तो देखो आप ही को बनाना है और ग्राफ बना के आप इसको कट करके आंसर मुझे बताओगे कितना आ रहा है। ठीक है, ये काम आपके लिए है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे इसके। अब जो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर जो तुम्हारा 6 है, इसने तुमको एक इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, और कह रहा है कि ऐसा एक इक्वेशन बनाओ। ये जो 6 वाला है, इसने एक इक्वेशन तुमको दे दिया है, क्या है ये 2x + 3y - 8 = 0। अब तुमसे कह रहा है कोई ऐसा एक लीनियर इक्वेशन तुमको इन्हें देना है जिससे एक इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाए, एक पैरेलल हो जाए और एक कोइंसिडेंट लाइन हो जाए। बहुत आसान है यार। देखो अगर तुमको इंसिडेंट लाइन चाहिए, इंसिडेंट नहीं यार, पहला कौन सा था, इंटरसेक्टिंग। अगर तुमको इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होना चाहिए कि जो तुम्हारा a1/a2 है ये b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। यही कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तुम कोई ऐसा यहां पर नीचे इक्वेशन बनाओ कि ये दोनों मैच ना करे, बस अपने आप कुछ भी बना लो भाई। ये 2 दे रखा है तो 2 का तुम टेबल में ले लो आगे, 2 2 जा 4x कर दो, लेकिन यहां पे टेबल बदल दो। देखो यहां 2 2 जा किया है, यहां बदल दो, 3 3 जा कर दो 9y और खत्म खेल, आगे कुछ भी कर दो। +5 = 0 या जो मर्जी हो, 4 5 6 1000 10000 कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक इक्वेशन बन गया। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तुम कुछ भी कर सकते हो भाई। ये करना ये मैच ना करे, यानी जो टेबल यहां पे हो सेम टेबल यहां पे ना आने पाए, बस तुम्हारा आंसर सही होगा। इसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है कि लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। अब पैरेलल लाइंस के लिए देखो क्या होना चाहिए दूसरे पार्ट में, फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में देखो क्या होता है कि a1/a2 तो बराबर होता है, a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होगा, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अब देखो 2x + 3y - 8 = 0 है 2 के टेबल में। अब ये दोनों देखो बराबर होने चाहिए, तो 2 का टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4 या 2 3 जा जो भी, मान लिया 2 3 जा तुमने पढ़ा 6x, सेम टेबल यहां पर भी पढ़ दो, 3 3 जा 9y। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर थे तो दोनों के लिए मैंने सेम टेबल पढ़ी। अब इन दोनों में अगर मैंने 3 जा किया है तो यहां पर बस 3 जा नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी वैल्यू तुम ले आओ। और सबसे अच्छा मैं बताऊं क्या है, ये माइनस है, इसको प्लस कर दो, बात खत्म, कभी भी मैच होगा ही नहीं। बाकी कुछ भी लिख दो, मैंने तो 8 लिख दिया, तुम कुछ भी लिख दो। यहां पे देखो माइनस था, मैंने प्लस कर दिया। ये दोनों देखो पॉजिटिव है, और ये वाला जब मैं यहां पे प्लस कर दूंगा निगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव कभी बराबर होगा नहीं। क्लियर है? दूसरा वाला भी हो गया। अब ये तुम अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकते हो, मैंने सिर्फ तुमको समझा दिया है कि करना कैसे है इसको। और तीसरे वाले केस में इन्होंने क्या कहा है कि कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होना चाहिए, देखो बराबर होना चाहिए कि नहीं। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस ये तीनों रेशियो बराबर होने चाहिए, यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों बराबर होना चाहिए। बना लो, सेम टेबल पढ़ डालो। 2 2 जा 4x, सेम काम यहां 3 3 2 2 जा, तो यहां भी 3 2 जा, यहां पर भी 8 2 जा, और साइन ना बदलना, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, बात खत्म। चेक करके देख लो, समझ में आ गया कि नहीं। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पर। आ जाते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन 7 पर। देखो कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0। यानी एक तो ये दिया इन्होंने, कौन सा हम लोग कर रहे हैं 7th, x - y + 1 = 0, और दूसरा इन्होंने दिया है इक्वेशन 3x + 2y - 12 = 0। इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद तुमको बताना है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, तो पहले ग्राफ पे प्लॉट करना है। -y को आप इधर लेकर चले जाओ तो y = x + 1 आएगा कि नहीं आएगा भाई। -y इधर चला गया तो ये हो गया y, इधर हो गया x + 1। इसको आप एक बना लो, ठीक है, और यहां पर आप 1 2 3 4 वैल्यूज ले लो। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे x है, यहां y है, आप 0 रखो 1 मिल जाएगा। आप यहां पर 1 रखो x तो ये 2 मिल जाएगा। आप यहां 2 रखो तो 3 मिल जाएगा, 3 रखोगे 4 मिल जाएगा। तो बिल्कुल आसान बात, ठीक। उसके बाद यहां पर देख लो 3x + 2y - 12 है,
अब मुझे y के टर्म में अगर बनाना है तो मैं लिख सकता हूं 2y बराबर क्या, ये -12 इधर जाकर क्या हो जाएगा +12, ये +30x इधर जाकर क्या हो जाएगा -3x, होगा कि नहीं होगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाकर क्या करेगा डिवाइड कर देगा। बोलो ऐसा ही तो कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इसके हिसाब से यहां पर वैल्यू दे, यहां पर x यहां पर y और 4 वैल्यूज आप निकाल। अब क्या करना है, देखो मैं x को अगर 0 रख दूं तो ये तो खत्म हो जाएगा, 12/2 हो जाएगा, यानी ये 6 बचेगा कि नहीं बचेगा। एक तो वैल्यू ये हो गई। दूसरा तुम ऐसा भी कर सकते हो कि तुम y को 0 कर दो। अब देखो अगर तुम y को 0 कर दोगे तो ये 2 तो इधर जाके 0 हो जाएगा, -3x इधर आके +3x हो जाएगा, 3x बराबर 12 होगा तो x बराबर 4 आएगा। तो थोड़ा सा अगर सोचोगे तो y को 0 रखने पर x 4 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर आप कोई भी वैल्यू ले लो x की, अगर मैं x को 1 लूंगा तो 12 - 3 कितना हो जाएगा 9, 9/2 तुमको दिक्कत करेगा, रहने दो, 2 चेक कर लो, 2 ले लेते हैं, 2 3 6, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो 2,3 हो गया कि नहीं हो गया। एक और वैल्यू ले लो, 3 लोगे तो 12 में से 9 जाएगा, 3/2 हो जाएगा, इससे अच्छा 4 ले लो, 4 मैं यहां पे ले चुका हूं, 5 6 ले लो। अब 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, 12 - 18 कितना हो जाएगा -6, -6/2 कितना हो जाएगा -3, और यहां पर मैंने पुट कितना किया था 6, ये 4 वैल्यूज हो जाएंगी। ये बात समझ में आई कि नहीं। आप जब इसको प्लॉट करोगे ग्राफ पे ले जाके, आप इसको जब ग्राफ पे ऐसे प्लॉट करोगे तो आपको ऐसे 2 लाइन दिखेंगी, ऐसे ऐसे 2 लाइन मिलेंगी। एक पॉइंट तो आपको यहीं से दिख गया, कौन सा 2,3 यहां भी है, 2,3 यहां भी है। एक बात कंफर्म है कि जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वो वाला तो 2,3 ही मिलेगा तुम्हें। बोलो दिक्कत कोई, जिसको बढ़ाओगे तो 2,3 ही मिलेगा। बस ये ध्यान रखना कि कह रहा है एक्स एक्सिस और कोऑर्डिनेट से जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वो शेड करना है। तो अगर लाइन तुम्हारी छोटी भी हो तो उसको पूरा बढ़ा के एक्स एक्सिस को कट कर देना, यानी स्केलिंग जब करना तो ऐसी करना कि वो एक्स एक्सिस को कट कर दे, पॉइंट वहां पे मिले तुमको ना, वो अपने आप मिलेगा। सपोज तुमने यहां पर 1 2 3 पॉइंट यहीं पर दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको मिला के छोड़ देना, वो लाइन ऐसे लंबी ले जाना कि एक्स एक्सिस को कट कर दे। एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, इसका और इसका भी कोऑर्डिनेट चेक कर लेना और इसको ऐसे शेड कर देना। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो एक इस तरह से तुमको ये मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो ये पहला वाला पॉइंट तो हम लोगों ने यहीं से देख लिया कि 2,3 होगा, और एक यहां पर एक 4,0 मिलेगा, एक यहां पर मिलेगा 4,0 मिल जाएगा, और एक यहां पर -1,0 मिल जाएगा। ये मिलेंगे, आप ग्राफ से इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आंसर मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का, और 6.1 कंप्लीटली हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। थोड़ा अच्छे से समझा है, लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।